जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं सुरेश कुमार सिंह। सुरेश कुमार सिंह जो है हमारे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में हैं, तो इनके बारे में जानेंगे। उससे पहले ज़रूरी सूचना यह है कि अभी तक जिन्होंने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जो है 50 से 60 दिन बाकी है एग्ज़ाम में। और वहाँ पे आपको 9 AM और 9 PM पे प्रॉपर क्विज, PYQ और संभावित MCQ जो है कराए जाते हैं। और क्विज से एग्ज़ाम में 60 से 65 क्वेश्चन फिक्स है कि आने ही आने हैं, अगर आपने क्विज प्रैक्टिस किया है तब। तो आप ज़रूर से ज्वाइन करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज हम देखने वाले हैं KS सिंह को, तो आइए देखते हैं। KS सिंह का जो पूरा नाम है वह सुरेश कुमार सिंह है। तो इनका जन्म जो है 1935 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 2006 में हुई थी। KS सिंह एक विशेष अधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि से आए थे, जो बिहार के मुंगेर में पले बढ़े थे। अर्थात इनका जो जन्म हुआ था बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। उन्होंने इतिहास का अध्ययन किया है और पटना विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में BA किया। बाद में उन्होंने मास्टर डिग्री प्राप्त की और अंततः क्रांतिकारी बिरसा मुंडा विषय पर इन्होंने PhD किया है। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि उन्होंने PhD किस पे किया है। यह प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उन्होंने क्रांतिकारी बिरसा मुंडा पर जो है अपनी PhD की है। इसके बाद वह 1998 में भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में शामिल हुए और वे IAS बने भी। उन्होंने मुंडालों के बीच कार्य किया। फिर 1965 से 68 की अवधि छोटा नागपुर क्षेत्र में पलामू में उपायुक्त के रूप में इन्होंने बताई। तो इनका जो जीवन व्यतीत हुआ या व्यावसायिक जीवन जो था IAS के रूप में, ज़्यादातर जनजातीय एरिया में होने के कारण इन्होंने उन्हीं के बीच जो है अपना अध्ययन अध्यापन किया है। उन्होंने बिहार के अकाल के समय, जब बिहार में अकाल पड़ा था तो उस समय उन्हें राहत व्यवस्था करने में मदद किया और जिनसे कुछ नवीन दृष्टिकोण पेश किया, और मदद करने के लिए उन्होंने एक नवीन दृष्टिकोण भी पेश किया, जो बाद में अन्यों ने अपनाया कि जो पीड़ित हैं उनका मदद करना चाहिए। बिहार सरकार में उनके पदों में विभिन्न विभागों में सचिव पद में थे। जैसे उद्योग विभाग में 1973 से 74 के बीच सचिव थे। ग्रामीण विकास में 1974 से 75 और फिर 1980 से 81 के रूप में सचिव के रूप में कार्य किया। उसके बाद वन और पर्यावरण में 1982 से 1984 तक इन्होंने सचिव पद पर कार्य किया है। AK सिन्हा ने कहा कि इनके बारे में AK सिन्हा कहते हैं कि उनकी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और प्रशासन के मानदंडों का पालन करने के कारण उन्हें बिहार में किसी भी विभाग में अपना कार्यकाल पूरा करने की अनुमति नहीं मिली। अर्थात यह ईमानदार अफसर थे, इस कारण से इनका बराबर जो है ट्रांसफ़र होते रहता था। जैसा कि भारतीय राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में देखा जाता है कि राजनीतिक दबाव में ज़्यादातर कार्य होते हैं, तो इससे वह भी प्रभावित थे। इन विभिन्न सरकारी पदों के बीच KS सिंह 1978 और 80 की अवधि के लिए आयुक्त के रूप में छोटा नागपुर लौट आए और 1984 में उन्हें भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ASI का महानिदेशक और भोपाल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, मानव जाति और राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में इन्हें निदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया। तो इनके पद भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि सिलेबस में है तो पूछना अनिवार्य है। तो कौन कौन से पद पे? उन्होंने आयुक्त के रूप में छोटे नागपुर में काम किया। उसके बाद भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, ये नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, के महानिदेशक के रूप में कार्य किया और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। तो प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में कौन जाने जाते हैं, या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के
निदेशक के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं, तो यह जो है नाम याद रखना जरूरी है। इसके बाद के.एस. सिंह 1993 में आईएएस की सेवा से निवृत्त हुए, लेकिन 20 मई 2006 को अपनी मृत्यु तक वे पीपल ऑफ इंडिया के श्रृंखला के जनरल एडिटर बने रहे। इन्होंने मरने से ठीक पहले अंतिम खंड को पूरा किया था। पहले एक स्ट्रोक से अधिक पक्षपात से पीड़ित थे, लेकिन अपनी मृत्यु के समय इन्होंने भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय फेलो भी रहे हैं। तो इनकी कई उपलब्धियां रहीं। इनकी सबसे जो बड़ी उपलब्धि के रूप में देखी जाती है वह पीपल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के रूप में देखी जाती है। इन्होंने इसमें भारतीय समाज का जो है सर्वेक्षण के आधार पर अध्ययन किया है। आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इनके अलावा जो जस्ट मृत्यु से ठीक पहले वो भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय फेलो भी थे। मतलब इन्होंने जो है अपने कार्य में हमेशा रिसर्च वर्क में लगे रहे, कुछ ना कुछ कार्य करते रहे। आगे मुचकुंद के शब्दों में, मुचकुंद जो है कुमार सिंह के बारे में कहते हैं कि कुमार सिंह जो है भारतीय सिविल सेवकों में एक प्रकार के दुर्लभ व्यक्ति थे। वह अपने विश्वविद्यालय के दिनों में ही विद्वान प्रवृत्ति के थे और अपनी विधाओं का उन्हें जो है अपने सब्जेक्ट का जो है उन्हें गहरा ज्ञान था। उनका स्मारकीय योगदान भारत के लोग अर्थात पीपुल ऑफ इंडिया बहुमुखी प्रतिभा के प्रति एक प्रकार की श्रद्धांजलि के रूप में हमेशा बनी रहेगी। समाज को कमजोर वर्गों के प्रति उनकी सहानुभूति और प्रतिबद्धता को हमेशा याद किया जाएगा। तो मुचकुंद ने कहा कि वे जो है दुर्लभ प्रतिभा के धनी थे, वे बहुत विद्वान प्रवृत्ति के थे और उनका जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है वह भारत के लोग अर्थात पीपुल ऑफ इंडिया की जो उन्होंने अध्ययन किया है वह महत्वपूर्ण रही है। उसको इन्होंने श्रद्धांजलि के रूप में उनको देखते हैं। और आगे कहते हैं कि वह झारखंड निर्माण में 3 बौद्धिक, मतलब जब झारखंड अलग हो रहा था तो उसके निर्माण के लिए किन किन नियमों मानदंडों का पालन होना था, उसमें से इन्होंने एक थे जो समिति बनी हुई थी उसको अलग करने के लिए, उसमें से इनका जो है प्रमुख योगदान रहा है। आगे इनके जनजातीय अध्ययन के बारे में देखते हैं। तो के.एस. सिंह ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह अभियान के नेता बिरसा मुंडा पर पीएचडी थीसिस लिखी। ऐसा करने के लिए बिहार के झारखंड क्षेत्र के आदिवासी निवासियों द्वारा प्रचलित लोक कथाओं और मौखिक इतिहास के अन्य रूपों में काफ़ी निर्भर रहना पड़ा। तो इन्होंने जो पीएचडी पे इन्होंने थीसिस लिखा, उसकी जो इन्होंने डाटा कलेक्शन किया वह वहाँ पे प्रचलित जो लोक कथाएँ थे बिरसा मुंडा के बारे में उसको लिया। उसके बाद जो वहाँ के मौखिक इतिहास जिन्होंने मौखिक रूप से बताया या उस अनुसार इन्होंने अपनी जो है पीएचडी वर्क को पूरा किया। कुल मिलाकर 15 साल तक इन्होंने फील्ड वर्क का संचालन करने में बिताया। हालांकि सिंह जो है डीडी कोसाम्बी को पहला मुख्यधारा के या सब अल्टर्न इतिहासकार मानते थे। सिन्हा का कहना है कि सिंह स्वयं रहे होंगे, उन्होंने जनजातीय इतिहास पर अन्य कार्य भी किए हैं। तो के.एस. सिंह ने अपने अनुसार डीडी कोसाम्बी को पहला मुख्यधारा सबअल्टर्न अर्थात इतिहास कार्य, सबअल्टर्न मतलब उपाश्रित इतिहासकार, मतलब सबअल्टर्न पर्सपेक्टिव से भी जुड़े हुए थे। उपाश्रित अधीनस्थ समूह जो मतलब कमजोर वर्गों के ऊपर अध्ययन करने के लिए जाने जाते हैं। तो वहीं सिन्हा कहते हैं कि योगेंद्र सिंह की भी के.एस. सिंह की भी प्रवृत्ति ऐसी ही थी। उन्होंने जनजातीय अध्ययन की ज़्यादातर किया है, इसलिए हम उन्हें सबअल्टर्न इतिहासकार भी कह सकते हैं। अगला जो उनका वर्क था भारत के लोग। तो के.एस. सिंह के पास भारत के लोगों का सर्वेक्षण, आयोजन, संकलन, निरीक्षण की जिम्मेदारी थी, जिसका उद्देश्य था भारत के सभी समुदायों के बीच मतभेदों और मानवीय संबंधों का अध्ययन करना। तो इन्हें जो है जिम्मेदारी मिली कि भारत का सर्वेक्षण करें, भारत में कौन सी जातियाँ पाई जाती हैं, उनमें क्या मतभेद हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनका रहन सहन क्या है, मतलब मानव शास्त्रीय अध्ययन के रूप में इन्होंने किया है। सर्वेक्षण में उन्होंने 470 विद्वान शामिल थे। जो भारत के लोक सर्वेक्षण था उसमें 470 विद्वान थे। उन्होंने अपनी अवधि के दौरान 4694 समुदायों की पहचान की
तो यहाँ समुदाय बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूछा जा सकता है। तो 470 लोग उनके सहयोगी के रूप में भारत पीपुल ऑफ इंडिया में जो है वर्क किए हैं। क्योंकि जब डाटा इकट्ठा करना हो, घर घर जाके सर्वेक्षण करना हो, तो एक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। तो हर क्षेत्र के लिए कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में डाटा को कलेक्शन किया था। अक्टूबर 1985 से 1994 के बीच यह जो कार्य हुआ था, यह 1985 से 1994 के बीच अर्थात लगभग 9 सालों तक चला था। सिन्हा कुल 3000 विद्वानों का उल्लेख करते हैं, जिसमें विभिन्न सेमिनारों और कार्यशालाओं में शामिल लोगों को भी शामिल किया है। मतलब वहाँ पे तो 270 ही मेंशन है जो मेन रूप से कार्य करते थे, लेकिन सिन्हा कहते हैं नहीं, 300 से अधिक विद्वान जो है पीपुल ऑफ इंडिया या भारत के लोग के सर्वेक्षण में जो है शामिल थे। उसमें विभिन्न सेमिनार कार्यशालाएँ जो थी सब शामिल में लोगों को भी इन्होंने शामिल किया है। सर्वेक्षण के पूर्ण परिणाम को प्रकाशित खंडों, तो सर्वेक्षण का जो है पूर्ण परिणाम जो है 43 प्रकाशित खंडों में भरे हुए थे, जिनमें से 12 सिंह के मृत्यु के समय तैयार किए गए थे। तो यहाँ पॉइंट जो 43 है मतलब 43 यहाँ पे है, तो 43 प्रकाशित खंड जो थे यह महत्वपूर्ण हो जाता है यह भी पॉइंट कि किसने भारत का जो सर्वेक्षण है पीपुल ऑफ इंडिया के कितने खंड थे, तो यह 43 खंडों में प्रकाशित हुआ, जिसमें से 12 जो है इनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुआ अर्थात 2006 के बाद प्रकाशित हुआ है। सर्वेक्षण के उद्देश्य और कार्यप्रणाली की आलोचना भी हुई है। उदाहरण के लिए लारा डचली जेनिंग्स ने ऐसा कहा है कि, तो इनके जो सर्वेक्षण है उसकी आलोचना करते हुए डचली जेनिंग्स ने कहा कि इनके जो प्रारंभिक परिपत्र के अनुसार यह भारत के लोगों द्वारा एक परियोजना, इन्होंने कहा जो भारत के लोग परियोजना है उसमें इन्होंने पहले जो किया कि यह भारत के लोगों द्वारा एक परियोजना होगी। फिर भी इस राष्ट्रीय परियोजना का लक्ष्य भारत के प्रत्येक समुदाय की प्रोफाइल तैयार करना है। बड़े पैमाने पर जाति के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। कथित तौर पर अराजनीतिक मानव विज्ञान का एक कार्य है। यह प्रयास फिर भी राज्य का द्वारा प्रायोजित किया गया था। इन्होंने इस जहाँ पे योगेंद्र सिंह के.एस. सिंह कहते हैं सुरेश कुमार सिंह कि जो यह अध्ययन है भारत के लोगों द्वारा परियोजना होगी, लेकिन इसी का खंडन करते हुए इन्होंने कहा टेडली जेनिंग्स कि कुछ भी हो लेकिन इसका जो आयोजन किया है वह राज्य द्वारा किया गया, अर्थात राज्य अपने अनुसार ही जनगणना करवा रही है या सर्वेक्षण करवा रही है। और अनुसूचित जाति एससी एंड अनुसूचित जनजाति एसटी की प्रशासनिक श्रेणियों का उपयोग करते हैं। भारत की आरक्षण नीतियों के कारण जो इनसे वंचित समूहों के लिए सरकारी संसदीय सीटों विश्वविद्यालय में प्रवेश के कोटा आरक्षित करती हैं, उनकी सीमाओं, संख्या और सामाजिक स्थितियों पर विवाद बढ़ता रहा है। मतलब जो भी है आरक्षण की जो नीतियाँ रही हैं, कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है, कौन से लोग अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, इसमें भी बहुत जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोग कुछ एक ही जनजाति के लोग या एससी जाति के लोग किसी राज्य में वो एसटी में शामिल हैं, किसी राज्य में नहीं शामिल हैं, कहीं उन्हें आरक्षण का लाभ मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। तो इस तरह के तमाम प्रकार के विवाद भी देखने को मिलते हैं। हालांकि जातियों के विश्लेषण का एक प्रमुख इकाई है, जातियां जो हैं विश्लेषण की एक प्रमुख इकाइयां हैं। क्यों है? क्योंकि भारत में जो है जाति व्यवस्था पाई जाती है, तो बिना जातिगत अध्ययन करने किए बिना हम सही आंकड़ों को नहीं प्राप्त करते हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि जातियां भी विश्लेषण का एक प्रमुख इकाई के रूप में कार्य करती हैं। नवीनतम परियोजना राष्ट्रीय एकता के नए विषय को अधिरोपित करती है। तो इन्होंने कहा नवीन परियोजनाएं जो आएंगी वह राष्ट्रीय एकता को एक नए रूप में प्रेक्षित करेंगी या आरोपित करेंगी। आगे भारतीय समाजशास्त्र में योगदान के पर श्रृंखला में पहले खंड की समीक्षा में कहा गया है कि
लेखक ने यह दावा किया है कि जो पहला खंड है वह औपनिवेशिक काल के दौरान किए गए विभिन्न जातियों के निविंसान विवरणों से कहीं बेहतर है, लेकिन पहला खंड अपने आप में इस सदी की शुरुआती दौर में जातियों पर रिचले और हट्टन के लेखनों की याद दिलाता है। जब इसकी समीक्षा की गई उनके भारत के लोगों के, तो उसमें पहले खंड में यह दावा किया गया था कि जो ब्रिटिश काल में या औपनिवेशिक काल में अध्ययन किए गए थे मानव विज्ञानों द्वारा, उससे बेहतर अध्ययन यह किया गया है। लेकिन यह झलक जो देखने को मिली, जो उन्होंने समीक्षा की, उन्होंने कहा इसमें जो है झलक दिखती है किसकी, हट्टन और रिजले जो है प्रमुख मानव शास्त्री थे जिन्होंने औपनिवेशिक काल में भारत की जातियों और प्रजातियों का अध्ययन किया था। तो कहा कि उनकी याद दिलाता है। और यह कहने वाली कौन है, विद्युत मोहती। आगे एक अन्यों की राय इस परियोजना की औपनिवेशिक नृविज्ञान से तुलना करती है, जैसा कि सिन्हा ने कहा है। सिन्हा भी कहते हैं, इन्होंने भी औपनिवेशिक काल के मानव विज्ञानियों द्वारा जातियों प्रजातियों पे अध्ययन से इसकी तुलना की और बताया कि औपनिवेशिक अध्ययन खंडित और सूक्ष्म स्तर पर थे। कई विद्वानों ने इन्हें परमाणु ढांचे के भीतर जातियों जनजातियों और ग्राम समुदायों का अध्ययन किया है और यह एक मात्रात्मक और गैर आलोचनात्मक पद्धति का पालन करता है। तो इन्होंने कहा औपनिवेशिक काल में जो भी अध्ययन किए गए हैं उनमें डाटा मात्रात्मक था और गैर आलोचनात्मक था, अर्थात हमेशा सकारात्मकता को लेकर चला है। पॉजिटिव वे की अध्ययन के रूप में किया गया है, जातियों का हो चाहे जनजातियों का हो, ग्राम समुदाय का, सबका जो है मात्रात्मक डाटा इकट्ठा करके अध्ययन किया गया और पॉजिटिव वे में अर्थात गैर आलोचनात्मक हुआ, मतलब सब सही है सब बढ़िया है करके जो है अध्ययन किया गया है। इसके ठीक विपरीत इस परियोजना का उद्देश्य है कि भारत के समुदायों का संक्षिप्त वर्णनात्मक मानवशास्त्री प्रोफाइल तैयार किया जाए। मतलब इन्होंने कहा कि जहाँ औपनिवेशिक काल में सकारात्मक रूप से इनका अध्ययन किया गया है, वहीं भारत के लोगों में इसका जो अध्ययन किया गया है तो इस उद्देश्य से किया गया है कि किन जातियों को क्या समस्याएं हैं, क्या कमियां हैं, उनके लिए क्या परियोजनाएं लाई जा सकती हैं, इन सब आदि की ज़रूरतों और उद्देश्यों के लिए जो है यह सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें उन परिवर्तन और विकास के प्रभाव पर भी विशेष बल जो है दिया गया है या ध्यान दिया गया है। तो इन्होंने कहा कि भारत के लोगों में परिवर्तन का क्या असर पड़ रहा है, जो विकास हो रहा है उसका जातियों और अन्य समुदायों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस संबंधों पर भी भारत के लोगों अर्थात पीपुल ऑफ इंडिया के खंडों में जो है प्रकाश डाला गया। तो साथ ही उन संबंधों पर प्रकाश डाला गया था जो उन्हें मतलब एक साथ जोड़ता है सभी समुदायों को। एक अन्य जानकार की राय यह कहा गया है कि के.एस. सिंह द्वारा किया गया जो पीपुल ऑफ इंडिया का अध्ययन है पूरी तरह से स्वदेशी था। मतलब एक और समाजशास्त्री या जानकार मान लीजिए, मानवशास्त्री मान लीजिए, उनका कहना है जो पीपुल ऑफ इंडिया का अध्ययन किया गया पूरी तरह स्वदेशी अर्थात स्वदेशी विचारों को, वैचारिक या सिद्धांतों को फॉलो करके अध्ययन किया गया है। इसने न केवल वैचारिक ढांचे के संदर्भ में बल्कि कार्यप्रणाली में भी एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। पीपुल ऑफ इंडिया परियोजना ने संस्कृति और पर्यावरण से संबंधित लोगों के ज्ञान को भी इकट्ठा किया कि लोग पर्यावरण के बारे में कितने जागरूक हैं, संस्कृति के लेकर उनकी क्या विचारधारा है, इन सब बारे में भी अध्ययन करता है। अपने बारे में लोगों की समझ और धारणा क्या है, एक दूसरे और पर्यावरण के साथ उनके संबंध क्या है आदि को जो है प्रतिबिंबित करते हैं। मुहावरों, संरचनाओं और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का भी पता लगाने का जो है इसमें प्रयास किया गया है। इसमें आगे कहा गया कि देसी प्रतिमानों के संदर्भ में भारतीय समाज की कल्पना करने का यह घरेलू दृष्टिकोण है जिसने पीपुल ऑफ इंडिया परियोजना को अनिवार्य रूप से स्वदेशी मिशन बना दिया है, जिससे लोगों की स्वदेशी आवश्यकताओं लोकाचारों के संदर्भ में डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य लोगों को विविध संस्कृति के क्षेत्रों में स्थित करना था जो सीमित नहीं बल्कि छिद्रपूर्ण थे। सांस्कृतिक बहुलवाद के भारतीय आदर्श को पर जोर देना, अर्थात सभी संस्कृति के लोग, मतलब भारत जो है सांस्कृतिक बहुलवादी देश है, तो उस पर इन्होंने उसे एक आदर्श के रूप में
जोर देने का प्रयास किया है। भारत के लोक अध्ययन का वास्तव में उत्तर औपनिवेशिक नृवंश विज्ञान के एक मील का पत्थर साबित हुआ है। तो इन जो भारतीय या भारत के लोक में जो अध्ययन है, इसको जो है औपनिवेशिक काल के बाद जो है डाटा इकट्ठा करने के लिए एक मील का पत्थर माना जाता है कि भारतीय जाति समुदाय आदि पर जो अध्ययन किया गया है एक महत्वपूर्ण रूप से देखा जाता है। इनके जो है प्रमुख लेख इस प्रकार रहे हैं। पहला, धूल भरी आधी और लटकती धुंध, छोटा नागपुर पे इन्होंने अध्ययन किया था। इसमें बिरसा मुंडा और उनके आंदोलनों का अध्ययन इन्होंने किया है 1966 में। दूसरा है भारतीय अकाल, अर्थात जो बिहार में अकाल आया था उस पर इन्होंने यह अध्ययन किया था। संकट परिवर्तन और एक अध्ययन 1975 में किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से, खास करके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट को। अगला लेख है इनका भारत में जनजातीय आंदोलन 1982। बिरसा मुंडा और उनके आंदोलन 1872 से 1901, छोटा नागपुर में सत्राब्दी आंदोलन का एक अध्ययन, मतलब जो 10 सालों तक यह आंदोलन चला उसकी चर्चा यह करते हैं। 100 सालों तक नहीं, 100 साल नहीं, जो है यहाँ पे 1872 से 1901 के बीच जो है बिरसा मुंडा आंदोलन जो है कई शताब्दियों तक चला था लगभग 30 सालों तक यह चला हुआ था। भारत में जनजातीय समाज का एक मानव ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य 1985। तो यह जो आंदोलन हुआ था यह खास करके अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था। तो इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग, क्योंकि उस समय भारत जो है गुलाम था। भारत में जनजातीय समाज एक मानव ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य 1985। मानव विज्ञान, विकास और राष्ट्र निर्माण 1987। इसको इन्होंने कल्ला और आलोक कुमार सिंह के साथ लिखा था, मानव विज्ञान, विकास और राष्ट्र निर्माण। इसके बाद जनजातीय नृवंश विज्ञान, प्रथागत कानून और परिवर्तन 1993। जनजातियों में भारत में प्राचीनता से आधुनिकता तक भारत में जनजातीय आंदोलन, मतलब पुराने समय में कौन कौन से आंदोलन हुए थे, आधुनिक समय में कौन कौन से आंदोलन हुए थे, सभी जनजातीय आंदोलनों का एक समग्र इन्होंने प्रस्तुत किया 1998 में। भारत में जनजातीय स्थिति, भारत में जनजातियों की स्थिति 2002 में इनकी लेख जो है प्रकाशित हुई है। इनकी प्रमुख पुस्तक में इस प्रकार से है। सबसे ज़्यादा फेमस पुस्तक, कई बार नेट के एग्जाम में पूछा गया है, पीपुल ऑफ इंडिया 1992, द ट्राइबल सिचुएशन इन इंडिया 1972, द शेड्यूल्ड ट्राइब 1994, बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट 1874 से 1901 1983 में प्रकाशित हुई थी। हरियाणा 1994, यह भी हरियाणा पुस्तक भी पूछी गई थी। ट्राइबल सोसाइटी इन इंडिया एंड एंथ्रोपो हिस्टोरिका पर्सपेक्टिव 1985, द शेड्यूल्ड कास्ट 1993, पीपुल ऑफ इंडिया राजस्थान सेकेंड पार्ट 1992, बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट 1872 से 1901 2000, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट 1997 में एस मनोहरन के साथ, एथनिसिटी आइडेंटिटी एंड डेवलपमेंट 1990, एंथ्रोपोलॉजी डेवलपमेंट एंड नेशन बिल्ड 1987, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंडर 1994, बिरसा मुंडा 1872 से 2002 और सिक्किम 1993 में, दमन दीव 1994 में जो है इनके प्रमुख पुस्तकें रही हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।